जय हिंद मित्रों। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का आज पढ़ेंगे स्वर चल रहा था, तो आज देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है। देखते हैं, चलिए स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहले देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, चलिए देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है। एक होता है एकमात्रिक स्वर, दूसरा होता है द्विमात्रिक स्वर, तीसरा होता है त्रिमात्रिक स्वर। पहला जो है एकमात्रिक स्वर। दूसरा है द्विमात्रिक स्वर। तीसरा है हमारा त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर कौन होता है? जिसमें केवल एक मात्रा होता है, वही मूल स्वर वाले, वही होते हैं एक मात्रिक स्वर। कौन कौन से होते हैं देखिए। आ, ई, उ, री, ये हमारे होते हैं एक मात्रिक वाले स्वर। अब देखते हैं द्विमात्रिक वाले स्वर कौन कौन से होते हैं। संयुक्त स्वर वाले जो होते हैं, देखिएगा आ हो गया, ई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। द्विमात्रिक वाले शब्द जो होते हैं वो सात होते हैं, वही संयुक्त स्वर वाले वो होते हैं। अब बात करते हैं त्रिमात्रिक स्वर में कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिएगा त्रिमात्रिक स्वर कौन होते हैं। मामला तो गड़बड़ा गया यहीं पे। एक मात्रिक में एक मात्रा वाले होते हैं, द्विमात्रिक में द्विमात्रा वाले होते हैं स्वर। त्रिमात्रिक में देखिए, त्रिमात्रिक में कहेंगे ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए तीन, नहीं तो इसे बना दीजिएगा या। अर्थात त्रिमात्रिक में तीन मात्रा होते हैं, कहेंगे इसे बना दीजिए तीन, नहीं तो यस बना दीजिए। से कहते नहीं है कलवा रे, तीन मात्रा हो गया, बलवा रे, मुनवा रे, सुनवा रे, इसमें हो गया तीन मात्रा। अब देखेंगे इसको तीन और यस जो है इसका क्या नाम होता है। ध्यान से देखिएगा, इसका जो नाम होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। उच्चारण चिन्ह के नाम से जानते हैं। फिर आज संस्कृत में जो है वेदों वेद पुराण में बहुत चलता है, ये लोग नाटक करने में बहुत आगे त्रिमात्रिक स्वर कहते नहीं, जैसे रामा, श्यामा, ये सब त्रिमात्रिक में आते हैं। बात समझ में आई होगी। एक मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन भाग में होता है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। एक मात्रिक को हम लोग कहते हैं सबसे छोटा स्वर होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं या लघु स्वर है, लघु छोटा होता है।
या पूछ लेगा कभी लघु मात्रिक स्वर कौन से होते हैं, तो यही होंगे आ ई उ री। द्विमात्रिक में भी देख लीजिए, ये बड़े होते हैं ना, ये बड़ा बड़ा बड़ी बराबर है, इसलिए बड़ा स्वर होते हैं, इसको नाम दिया गया गुरु स्वर, अर्थात इसके पहले बड़े होंगे, इसका नाम था दीर्घ स्वर, इसका नाम इसलिए दिया गया गुरु स्वर। और ये हमारे जो होते हैं ये होते हैं संयुक्त स्वर, ये तो बताए थे। अब इसी के राज्य में मात्राओं की संख्या होती है, मात्रा की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 10 होती है। जैसे आ ई, देखिएगा केवल एक आ ऐसा है जिसका कोई मात्रा नहीं होता और बाकी सारी स्वरों का एक मात्रा होता है, तो आपको छोड़कर। इसी के आधार पे एक प्रश्न आया था एचसीआई में कि चार शब्द में कौन सी मात्रा जोड़ दी जाए कि वह स्त्रीलिंग हो जाए, स्त्रीलिंग हो जाए। विकल्प आया था आ दीर्घा ई दी। देखिएगा ध्यान से, चार शब्द में कौन सा मात्रा जोड़ दी जाए कि वह स्त्रीलिंग हो जाए। सबसे पहले ध्यान देंगे कि आ का कोई मात्रा नहीं होता है और ये दीर्घ आ, ये दीर्घ आप जोड़ देंगे तो आचार शब्द जो है वो आचार हो जाएगा, अर्थात इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये बात, ये कई बार पूछा है परीक्षा में। इसको जोड़ के बताओ। देखिएगा चार जो है, चार यह हमारा है व्यंजन है, अभी व्यंजन पढ़ाए नहीं है फिलहाल, व्यंजन है, इसमें सहारा लेगा आ का, तो आ हमारा है स्वर, इसलिए जब व्यंजन को चा में जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आचार्य। ये हलंत हट गया क्योंकि हमें स्वर का बदल देना पड़ा, इसलिए हो गया आचार्य। चलिए आगे देखते हैं। बात आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है जीवा के आधार पर स्वरों का संख्या कितनी होती है। चलिए देखते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं जिह्वा के आधार पर क्या होता है। जिह्वा के आधार पर किसी की जिह्वा लंबी होती है, किसी की कम होती है, किसी की मध्यम होती है, अर्थात जिसकी कम होती वह छोटी होती है। चलिए देखते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पार्श्व स्वर, अग्र स्वर किसे कहते हैं? अग्र स्वर, अग्र स्वर जैसे वर्ण जिसका उच्चारण जिह्वा के आगे वाले भाग से होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं।
देखिएगा, अभी एक उदाहरण समझाएंगे, पहले देख लीजिएगा। और ये हमारे उच्चारण के बाद स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है ना। स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए देखते हैं। अग्र स्वर, ये आ दीर्घ, ये हमारे होते हैं अकारांत स्वर। अकारांत 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 स्वर जो होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग लिंग। ये हमारे होते हैं इकारांत शब्द, अर्थात इकारांत हमेशा होते हैं स्त्रीलिंग। और ये होते हैं हमारे उ बड़ा उ, अर्थात इसमें कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं, कुछ पुल्लिंग भी होते हैं। देखिएगा, आ मतलब हो गया छोटे भैया बड़के भैया, आ छोटे भैया बड़के भैया। ई का मतलब भाभी भाभी। उ का मतलब बाऊ बाऊ। और ये जिसमें है लड़के बच्चे में ये सब। देखिएगा, अग्र स्वर मतलब होता है, जैसे कहावत है, खट्टा लोग बहुत खाते हैं। कभी कभी देखते होंगे पानी पूरी सब लोग बहुत खाते हैं। और पानी पूरी जो खाते हैं हमारे भाभी लोग खाती हैं, बहनें लोग खाती हैं, और बड़के भैया या लोग यही सब खाते हैं पानी पूरी ज़्यादा के खट्टा। और खट्टा सबसे ज़्यादा पसंद करती है हमारी भाभी लोग, अर्थात इकारान इकारान भाभी लोग यही। तो अग्र स्वर जो हमारा पहला आ जाएगी भाभी, ई दी। जब इनके संयोग से मिलन होता है, मिलन होता अर्थात ए और ए और ए, ये हमारे होंगे अग्र स्वर। ये देखते हैं अब बचे कितने, रेसी की कोनो वैल्यू नहीं होती ज्ञान में। किसी कोनो वैल्यू चाहे हमने पानी पूरी खवावा चाहे हलवा खवावा में कोनो नहीं मतलब कैसे होता है। हमने बस अपने खाई का नाम से मतलब रहा है। अब बच्चे छोटे भैया हमारे आ जाते हैं मध्य स्वर में, आ में आ जाते हैं। बाकी शेष सभी स्वर, शेष सभी स्वर हमारे होते हैं पच स्वर, अर्थात एक मालूम चल गया, दूसरा मालूम चल गया, तो तीसरा हमारा जो शेष स्वर सही बचता वही हमारे होते हैं पांच स्वर, अर्थात आ ई उ ओ। कभी भी एग्जाम में पूछे कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, तुरंत बताएंगे 4। जब भी पूछे मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे 1 होती है। जब भी पूछे पार्श्व स्वरों की संख्या कितना होती है, शेष चलिए अर्थात 3 2 5। ठीक, ये हो गया हमारा जीवा के आधार पर। बहुत बार पूछा है जीवा के धातु स्वरों की संख्या, अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है, पढ़े रहेंगे तो तभी मानेंगे। इसमें 4 होती है। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब मुखाक्षर के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है वो भी देखते हैं। मुखाक्षर के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, वर्गीकरण चलिए देखते हैं। एक होता है विपरीत, दूसरा होता है हमारा अर्धसंविपरीत,
तीसरा होता है संकृत। चौथा होता है अर्धसंकृत। चलिए देखते हैं मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वैरायटी चार होते हैं, एक होते हैं विपरीत, एक होता है अर्धविपरीत स्वर, एक होता है संकृत स्वर, एक होता है अर्धसंकृत स्वर। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। विपरीत, विपरीत मतलब होता है, जैसे उदाहरण एक है, पानी पूरी जब जाते हैं खाने तो कहीं कहीं पे फुल्की जो होता है वो बड़ा मिल जाता है, तो वहाँ पे बड़ा क्यों मोबाइल करता है, बड़ा वाला आ, तो वही हमारे विपरीत वाले स्वर जो होते हैं बड़ा आ अर्थात दीर्घ वाले आ होते हैं विपरीत। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है हमारा, इनके नाम विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत में देखते हैं, अर्ध विपरीत में जहां जब बोले प्रार्थना आई होती कम बोलत है, अर्थात ये कम बोलत है, छोटे भैया कम बोलत है, और दोनों लड़के जो भाई जी का सहारा ले उतरत है वो बोल रहे हैं, अर्थात के रहा तो नहीं ये वही तो नहीं और। चलिए देखते हैं, चार्ट ले लो थोड़ा। जहाँ जहाँ बोले प्रार्थना आई होती है वो सहारा लेते हैं, दोनों लड़के कौन बड़के लड़के लेते हैं छोटे चाचे सहारा, यानी अपने छोटे चाचे आके सहारा लेते तब इनके सुन बोला थे और बोलना है कि उनके बीच में शर्मा बढ़ते भैया डरा थे। तो अद्वितीय स्वर में आ गई आ ए ओ। संस्कृत के बात कर रही भैया, संस्कृत में आ जाते भाभी को दोनों, जहाँ इनके तो बोले ना तो कुछ वर्ग नहीं करती है, क्या शांत रहा ये बहु काम होता है, साइकिल वोट खिलाया कर बहु कुछ नहीं बोलती नौ भी गई आधे संस्कृत में बचती है। आधे संस्कृत में बचती है और लास्ट में लड़के दोनों पूरे ए ओ इनके दोनों में कुछ वर्ग आई करते हैं। चलिए देखते हैं विपरीत स्वर की संख्या एक आ होती, केवल आ बड़ा वाला दीर्घ वाला आ। अद्विपरीत आ ए ओ। कभी भी एग्जाम में पूछे कि कितने वैरायटी होते हैं, बताएंगे चार। इसके आधार पर मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पूछेगा। कभी एग्जाम में विपरीत स्वर कितने होते हैं, केवल एक। और सात दीर्घ। अद्विपरीत कभी पूछेगा तो बताएंगे तीन होते हैं। संस्कृत स्वर कितने होते हैं, बताएंगे चार होते हैं। अर्ध संस्कृत पूछेगा तो बताएंगे दो होते हैं। रेसु दोनों पहलू में नहीं पढ़ेंगे, मैं कहूँ बैठा हूँ जो मन बंद लगाओ तो ओम नमः शिवाय का, बस यही आपका है मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसके बाद आगे देखेंगे, जब मुखाकृत के आधार पर हो गया तो देखेंगे इसके बाद औष्ठाकृत के आधार पर आप लोग का प्रश्न उठेगा ना कि सब्जेक्ट में बोल रहे हैं, कम से कम ओठ के आधार पर भी कुछ बता दें। चलिए आगे बताते हैं औष्ठाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ। ये आ गया समझ में ना, चलिए बताते हैं। देखिए औष्ठाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं औष्ठाकृत। पहले समझ लेते हैं औष्ठाकृत के आधार पर होता क्या है। जैसे भैया हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं पे तो कहीं कहीं बोल कह देते हैं, कहीं कहीं चपटा कह देते हैं। जहाँ बोल कह देते हैं
कहाथिन नहीं ऊ अब ओठ बोल रही है बात एक कहाथिन दीर्घ मुखी स्वर कोई इसे और बोलते एक यहाँ पे चपटा हो जाता है और तो इसलिए इसको बोलते हैं आदृतमुखी स्वर। चलिए देखते हैं दृतमुखी कौन है, आदृतमुखी कौन है। पहला है आपका मुखी स्वर, दूसरा है आपका आदृतमुखी स्वर। ठीक, चलिए देखते हैं इसको भी। वृत्तमुखी मतलब देखते हैं वृत्तमुखी इसे कहें आ उ उ उ उ ओ गोल गोल और ध्यान देना ओ, फिर ओ गोल है पर ध्यान देना प्लस करना किसे देवेला का वही कहना। यही हमारे होते हैं चार वृत्तमुखी स्वर उ ओ ओठ गोल गोल दबा। वैसे को कभी कभी पूछ लेते हैं गोलाकार स्वर या अभी गोलाकार स्वर क्या होता है, ये हमारे चार होते हैं। चलिए बात करते हैं आप वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं। आदृतमुखी स्वर, अब शेष बचे उसी को आदृतमुखी स्वर कहते हैं। शेष सभी स्वर, शेष स्वर, शेष सभी स्वर हमारे क्या होते हैं आदृतमुखी। शेष कितना होते हैं, चार दे गए तो बचे शेष छह। ऋषि कोनो बैगु में रह रहा ऋषि को ना भैया उनके सिद्ध देव है, इसलिए ऋषि कोनो बैगु को नहीं काट गए। अब जो शेष बचे हैं चलिए देखते हैं कौन कौन बचे हैं। देगा की देवी ए ये हमारे जो है आदृतमुखी स्वराकार। जैसे देखेंगे आदृत में आ कहेंगे तो चपटा हो जाएगा, फिर कहेंगे दीर्घा तब भी चपटा होगा, ई ए चपटा और ए, यही होता है हमारे आदृतमुखी का स्वर। कभी भी एग्जाम में पूछेंगे आदृतमुखी का मुखी स्वर कितने होते हैं तो तुरंत जवाब देंगे 6 प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 तो सही लिख दिए हैं। आगे देखिए वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं बताएंगे। उ ओ कितने 4 हुए। यही हमारे पोस्टाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भाग में बांटा गया है। वृत्तमुखी स्वर एक है आदृतमुखी स्वर। संख्या में वृत्तमुखी स्वर 4 होते हैं, आदृतमुखी स्वर होते हैं 6 होते हैं। समझ में आया होगा ना। चलिए आगे देखते हैं नासिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या हुआ है। चलिए देखते हैं नासिक के आधार पर कुछ स्वरों का वर्गीकरण। नासिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नासिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 हुआ। एक हुआ है जो हमारा निर्नुनासिक, पहला जो है अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जो नाक और मुंह दोनों में बोले वो होते हैं हमारे अनुनासिक स्वर। अर्थात आप कह सकते हैं ऐसे वर्ड, ऐसे स्वर जिनको हम नाक और मुख दोनों में बोलते हैं वही हमारे होते हैं अनुनासिक स्वर। नाक और मुख,
ऐसे स्वर वर्ड जो नाक और मुंह दोनों में बोलते हैं वो हमारे होते हैं अनुनासिक स्वर, अर्थात के कहते ना नाक और मुंह में बोलो। वर्ड आता है नाक और मुंह में बोलने के लिए, देखिएगा बस करा, यही होते हैं हमारे जो नाक और मुंह दोनों में बोले, वही होते हैं हमारे अनुनासिक स्वर। ठीक, और दूसरा देखते हैं होता है निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर जो केवल मुंह से बोलते हैं वही हमारे होते हैं निर्नुनासिक स्वर, जो केवल मुंह से बोले हैं। केवल मुख से बोले, जो केवल मुंह से बोलते हैं वो हमारे होते हैं निर्नुनासिक स्वर। निर मतलब होता नहीं, किसके नहीं, नासिक के नहीं, अर्थात ऐसे वर्ड जो केवल मुंह से बोला जाता है वो हमारा होता है निर्नुनासिक स्वर। अर्थात कौन कौन, अर्थात सभी स्वर होते हैं हमारे निर्नुनासिक स्वर, ताकि सभी स्वरों को हम मुंह से बोल सकते हैं, सभी स्वर, जैसे आ, देगा, ई, सभी स्वर हमारे होते हैं। इसमें ऋषि भी आ जाते हैं, नासिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण वो भी आ जाते हैं, ऋषि भी आ जाते हैं इसमें। यही होता हमारा नासिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक पार्ट और बचता है, वो भी बता देते हैं, देख लीजिएगा। एक विदेशी स्वर आता है, उसके आधार पर चलिए देखते हैं आगत स्वर के आधार पर। चलिए देखते हैं आगत स्वर। देखते हैं आगत स्वर है क्या है, विदेशों ने ये नाम दिया था आगत स्वर। वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण आगत स्वर का, आगत स्वर आ गया स्वर, अर्थात देखिए आ गया स्वर, यही हमारा होता है आगत स्वर। किसने नाम दिया, विदेशों ने नाम दिया था। आगत स्वर जहां आ या वहां पे आपका आगत स्वर होता है। जैसे कहते नहीं हैं, कहते हैं काफी पी लो भाई, काफी पी लो भाई, खाना है तो टॉफी बताओ, और चलते हैं अब कॉलेज, कॉलेज जाने के बाद कपड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। देखिएगा भैया, बहुत ही अच्छा है। कहते हैं काफी पी लो भाई, खाना है तो टॉफी खाओ, और चलते हैं अब कॉलेज, कॉलेज जाने के बाद कपड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। भैया देखा, पहले गुरुकुल हुआ करता था, पहले वैद्य हुआ करते थे, वैद्य लोग जा देखते थे, दवाई वाई देते थे, नंबर नहीं लगाना पड़ता था। और पहले गुरुकुल हुआ करता था, हो गया कॉलेज, और टॉफी खाएंगे फल्स वाला टॉफी, बढ़िया टॉफी जो होता है, और कॉफी पीते हैं रेस्टोरेंट में। अर्थात देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा है। कभी भी आपके वर्ड में आ जाए कॉफी वर्ड में कौन सा स्वर है, तो तुरंत मारेंगे यही देखकर आगत स्वर। देख लीजिएगा ध्यान से, आगत स्वर। कॉफी में कौन सा स्वर है, आगत स्वर।
टॉफी में अग्रसर, आ गया स्वर, कॉलेज में अग्रसर, डॉक्टर में अग्रसर, जितना भी इस प्रकार के आएंगे मात्र आएंगे अग्रसर। समझ में आ गया होगा, ये जानते हैं। और ये चीज और ध्यान दीजिएगा, ये ऑल वनडे एग्जाम में बहुत पूछता है अग्रसर। एक चीज हम ये भी कहेंगे, ऑल वनडे एग्जाम जब पढ़ रहे हैं वर्णमाला, यदि वर्णमाला पढ़ रहे हैं तरजीम से, तो वर्णमाला से कोई भी चीज बचकर नहीं जाएगा। एक बात याद रखिएगा आप सब भी, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इतना सही, बहुत लोग कहीं कोचिंग वोचिंग में पढ़ाते हैं कि हम भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सही पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना है इसका। वैसे ये आ गया होगा, चलिए ठीक आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे भैया तो लाइक किया, अच्छा ना लगे तुरंत डिसलाइक मारा। कैसे गुरु दक्षिणा ये हुए लाइक वाला, लाइक में बाबू गुरु दक्षिणा होगा सर। चला आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो स्वर था वो अब खत्म हो गया है। एक बात और कर देते हैं, चलिए वो देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ऋषि का यम है कौन, तो अर्थात है ऋषि। मुर्दा, मुर्दा व्यक्ति कौन, ऋषि। तो चालू कौन है, भावी। ये है चालू, तो इसलिए इनका नाम है तालु या तालक है। ये वर्णों की ध्वनियां बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये है ऋषि, तो ये है मुर्दा, अर्थात इनका नाम मूर्धन्य, मूर्धन्य होता है। फिर आगे देखेंगे ओ, ये है हमारे बाबू, इनका काम होता है ओठ खिलाना, इसलिए इनका नाम है ओठ है। इस ध्वनि का नाम है ओठ ध्वनि। ये है के मतलब राजा, तो राजा के राज है, छोटके भैया बड़के भैया राजा राज। जब ये राजा है तो इसलिए इनके नाम चाहिए कंठो। ठीक, देखते हैं केटी, जहाँ स्वयंवर का मेल होता है, इसलिए इनका नाम चाहिए कंठोज। फिर आता है आपका के ओ, आ ओ और ओ, इसलिए इनका नाम दे दिया कंठोर ध्वनि। ये सारे ध्वनियां हैं, याद कर लेना, ये बहुत अच्छा ध्वनियां हैं, बता रहे हैं। और एक क्रिक आप याद कर लीजिएगा, देखिए वो क्रिक ध्वनिया का, ध्वनिया याद करने का एक ट्रिक होता है। अर्थात आप कहेंगे केटीएम दो, दो बार बोला हूं, केटीएम दो, केटीएम दो, दो बार बोला हूं। और इसी के साथ आपका सारा ध्वनिया का नाम पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ध्वनिया हमारा के से, टी से कौन है, यम से कौन है, बी से कौन है, ओ से कौन है। अर्थात आप एक ही बात करेंगे, बहुत हो गया, आप चलानी है हमको बाइक, कौन सी बाइक चलानी है, चलानी है बाइक केटीएम। अर्थात इसी बाइक से आपका सारा वर्णमाला की जितनी भी ध्वनियां हैं, सब ध्वनियों का नाम पता चल जाएगा। आज हमारा सब खत्म हो गया मित्रों, कल से स्टार्ट करेंगे व्यंजन। अब आज थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक है मित्रों, आगे क्लास में मिलते हैं कल। जय हिंद मित्रों।